हम्म, चलो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आज है दिनांक 2 अक्टूबर 2024। 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों, दो महान आत्माओं का इस पृथ्वी लोक पर आगमन हुआ था। एक आपके शास्त्री जी हैं और दूसरे आपके गांधी जी। तो आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती पे उनको सत सत नमन। दोस्तों, मैं यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित ये जो परीक्षाएं, हालांकि परीक्षा तो फॉर्म तो अगस्त 2022 में ही भरा जा चुका है। लगभग 80 करोड़ से भी ज़्यादा हम युवाओं से, जो हमारे विद्यार्थी भाई हैं, 80 करोड़ रुपया वसूल के सरकार डकार तक नहीं ले रही है, बैठी हुई है। परीक्षा कब कराएगा, परीक्षा कब होगा, ये चीजें केवल एक असमंजस बना हुआ है। एक क्या कहते हैं कि मतलब अब तक तो लग रहा था कि दिसंबर तक हो ही जाएगा, जनवरी तक किसी न किसी हाल में हो जाएगा। अब ऐसा समझ में आ रहा है कि परीक्षाएं ये मार्च अप्रैल तक भी जा सकती हैं। हालांकि अभी कुछ भी कह पाना बहुत सही नहीं होगा। सरकार है, चाह लेगी तो कुछ भी हो सकता है, दिसंबर क्या नवंबर में ही हो जाए। तो उसको हमको देखना नहीं है। हमारी कक्षा जो है, आज आपके सामने 56वीं कक्षा 56 नंबर की क्लास आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूँ। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहाड़ी चित्रकला पे। किस पे बात कर रहे थे हम लोग? पहाड़ी चित्रकला पे बात कर रहे थे। और पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हमने इसका एक अच्छे से भूमिका भी तैयार किया, भूमिका भी देखा। ठीक उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण और शैलियां हैं। उन शैलियों पे कल हम लोगों ने गुलेर शैली पर बड़ा बेहतरीन तरीके से चर्चा किया। आज उसी कड़ी में हमारा अगला बिंदु है कांगड़ा शैली, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत आप देखेंगे, पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत दोस्तों, ये बसोहली हो गई, ये कांगड़ा हो गई और ये आपकी गुलेर शैली हो गई। ये तीन शैलियां बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। इनको हमको बहुत बेहतरीन तरीके से देखना होगा। बकिया शेष जो शैलियां हैं उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लिया जाएगा, जो जितना जरूरी होगा उसी हिसाब से देख लिया जाएगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पहाड़ी चित्रकला की। किसकी? पहाड़ी चित्रकला शैली की बात कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल की कक्षा में गुलेर शैली पे चर्चा किया। आज का हमारा अगला बिंदु है जिसका नाम है कांगड़ा शैली। क्या नाम है? कांगड़ा शैली। आपके हिमाचल प्रदेश में आज का वर्तमान में जो एक प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उसी के क्षेत्र में यह उस समय कांगड़ा नामक राज्य हुआ करता था। और उसी राज्य में पनपने वाली शैली को ही क्या कह दिया गया? कांगड़ा शैली कह दिया गया। क्या? कांगड़ा शैली कह दिया गया। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं इसी कांगड़ा के ऊपर। किस शैली के ऊपर? कांगड़ा शैली के ऊपर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो कांगड़ा शैली है, ये पहले त्रिगर्त नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? त्रिगर्त। त्रिगर्त नाम से जानी जाती थी। कौन? यह कांगड़ा शैली। पहले इस शैली को त्रिगर्त नाम से जाना जाता था। आप देखेंगे कि कनिंघम ने त्रिगर्त संघ के अंतर्गत, ये जो त्रिगर्त नामक संघ था, इस त्रिगर्त नामक संघ के अंतर्गत कनिंघम ने, किसने? कनिंघम ने इस त्रिगर्त संघ में यही कांगड़ा ही नहीं, अपितु आप कह सकते हैं आपका गुलेर है, गुलेर के साथ साथ सुकेत है, सुकेत के साथ साथ चंबा जैसे राज्यों को भी इसी के अंतर्गत रखने का काम किया। किसने? आपके जो महोदय कनिंघम जी हैं। तो कनिंघम महोदय ने त्रिगर्त के अंतर्गत आपका देखेंगे कि सुकेत है, गुलेर है, कौन है? सुकेत है, आपका गुलेर है
गुलेर के साथ साथ चंबा है, चंबा के साथ साथ ये जो शैली पर हम अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम कांगड़ा है, यानी इन सभी राज्यों को और इन सभी राज्यों में पुष्पित पल्लवित होने वाली शैलियों को किसके अंतर्गत कनिंघम महोदय ने रखा? इस त्रिगर्त के संघ के अंतर्गत रखने का काम किया। आप देखेंगे कि ये जो कांगड़ा शैली है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे सर लोग, मैडम लोग, तो सर ये जो कांगड़ा शैली है, कांगड़ा शैली के अगर कभी आपसे पूछ ले कि कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष काल किसके समय में रहा, या वह समय ही पूछ ले किस समय में यह अपने चरम को प्राप्त कर लेती। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा शैली की। कांगड़ा शैली को हमने देखा त्रिगर्त के अंतर्गत कनिंघम महोदय ने रखने का काम कर दिया। हम ये चीज जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो कांगड़ा शैली है दोस्तों, कांगड़ा शैली में ध्यान दीजिएगा, एक मिनट इसको साफ कर देते हैं और थोड़ा और या चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा भैया, ये हम कांगड़ा शैली पढ़ रहे हैं। कांगड़ा शैली में हमने देखा कि इसके चरण की बात अगर की जाए तो कांगड़ा शैली के चरण की अगर दोस्तों हम बात कर ले तो 1786 ईस्वी से लेकर 1786 से 1805 ईस्वी तक, यानी यह अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेती है, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। कब? 1786 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक। किसके समय में? राजा संसार चंद्र, राजा संसार चंद्र के समय में 1786 से लेकर 1805 ईस्वी के मध्य अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। कौन शैली मेरे प्यारे सर? ये जो आपकी कांगड़ा शैली है, यानी यह 1786 से 1805 ईस्वी के मध्य राजा संसार चंद्र के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। आप देखेंगे कि लगभग 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कहने का मतलब है 18वीं सदी के अंतिम दशकों में यह शैली जो है आप देखेंगे कि एक प्रकार से पनपती है, और पनपने के बाद आप देखेंगे कि राजा संसार चंद्र का इस शैली के विकसित होने में, या आप कह सकते हैं टॉप लेवल यानी चरम तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसका? राजा संसार चंद्र का। ये नाम भैया लोग टोंगा से गठिया लमार साहब लोग, आइए देखिएगा। तो आप देखेंगे कि यह तो बात हो गई, और राजा संसार चंद्र का बड़ा योगदान रहा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके विकास में, किसके विकास में? यह कांगड़ा शैली के विकास में। भाई कांगड़ा की बात कर रहे हैं तो कांगड़ा के विकास की बात होगी ना मास्टर साहब। चलिए, तो कांगड़ा शैली के विकास की अगर बात कर ले तो इसमें मुगल और राजस्थानी, अगर हम इसके विकास की बात कर ले तो इसमें इसके विकास में मुगल और राजस्थानी दोनों शैलियों का एक प्रकार से कह सकते हैं कि बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस कांगड़ा शैली के विकास के क्रम में। आप देखेंगे कि एक डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय हैं। कौन? आर्चर महोदय। आर्चर महोदय लिखते हैं, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था पहली क्लास में जब पहाड़ी चित्रकला की बात कर रहे थे, तो आर्चर महोदय के भी, डब्ल्यू.जी. आर्चर महोदय के बारे में हमने पढ़ा था, उनका क्या कहना है, क्या मत है उनका। जो भाई पहाड़ी क्षेत्र में वो भ्रमण किए, परीक्षण निरीक्षण किए, दौरा किया था ना पहाड़ी क्षेत्र का, तो उन्होंने वहां पर परीक्षण निरीक्षण करने के बाद जो अपना लेख प्रकाशित करवाया था, ये सारी चीजें किस नाम से, कैसे, क्या, कब, ये सारी चीजें हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं आर्चर महोदय का नाम यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि कांगड़ा शैली के बारे में हमने देखा कि मुगल और राजस्थानी दोनों शैलियों का योगदान रहा है, और यह शैली किसके समय में अपने चरम को प्राप्त करती है। तो यह शैली हमारे माँ साहब लोग ध्यान रखा कि राजा संसार चंद्र के समय में सन 1786 ईस्वी से 1805 ईस्वी के मध्य
यह अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर लेती है। कौन? यह कांगड़ा शैली। आप देखेंगे कि जो अभी हमने बात किया WG आर्चर महोदय का, तो WG आर्चर महोदय का मानना, उनका एक अलग मत है, उनका एक अलग ही मानना है। वो कहा थे कि भैया हम कुछ ना जाने, जो हम पहाड़ी चित्रकला शैली है, और पहाड़ी चित्रकला शैली के अंतर्गत जो हम पढ़ रहे हैं, जो कांगड़ा शैली है, एक कांगड़ा शैली पर पाश्चात्य कला का प्रभाव मानते हैं। कौन? ये WG आर्चर महोदय। कौन? WG, ये आर्चर महोदय। आर्चर महोदय, थोड़ा सा कलमिया के रंगवा है, इसका ये चेंज कर ले। हाँ, आर्चर महोदय इसे, या इस पर थोड़ा सा सुधार करिएगा, चलिए, इस पर, किस पर? इस कांगड़ा शैली पर पाश्चात्य पाश्चात्य कला का प्रभाव माना है। ये बतिया एकदम टोमस गठियाला कि आर्चर महोदय ने कांगड़ा शैली में, आप देखेंगे कि एक नाम मिलता है किसका? आर्चर महोदय का। आर्चर महोदय इस कांगड़ा शैली पर पाश्चात्य कला का प्रभाव मानते हैं। ऐसा किसका मानना है? आपके WG आर्चर महोदय का। दोस्तों, ये तो बात हो गई। अब हम कुछ बात कर ले इस कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्रों के बारे में। आइए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा शैली या कांगड़ा नामक जो राज्य है, उस राज्य में पनपने वाली शैली को हम कांगड़ा शैली कहते हैं। ये सारी बातें आप जानते ही हैं। हम बात कर रहे हैं प्रमुख कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र। दोस्तों, यह बिंदु भी याद रखिएगा, आपसे कभी क्वेश्चन कूट मिलान में पूछ सकता है, और कूट मिलान से संबंधित इस बार बहुत सारे प्रश्न आएंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखकर चलना है। ये जो कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्रों में आप देखेंगे, चाहे वह टीरा हो, चाहे वह गुलेर हो, टीरा के साथ साथ आपका गुलेर है, गुलेर के बाद देखेंगे एक सुजानपुर पड़ता है। क्या? सुजानपुर, यानी गुलेर, टीरा, एक है सुजानपुर, सुजानगंज वाला नहीं, एटम बम वाला, सुजानपुर। सुजानपुर। अगर हम इस कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्रों की बात कर ले मेरे मार साहब लोग, मैडम लोग, तो हम कह सकते हैं कि गुलेर है, टीरा है। ए भाई इधर हैं, कैसे? इस पे आइए। हाँ, बस बस, चलिए। ये जो गुलेर है, गुलेर के साथ साथ आपने देखा टीरा है, सुजानपुर है, ये इनके प्रमुख केंद्रों में आता था। ऐसा आपको याद रखना है। तीन थे नाम, गुलेर, टीरा, सुजानपुर। किसका प्रमुख केंद्र था? किस शैली का प्रमुख केंद्र था? कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र था गुलेर, टीरा और सुजानपुर। और इसमें ये जो गुलेर है, इसकी कुछ अलग ही विशेषता है। इसकी, गुलेर की, इसकी अपनी एक निजी शैली भी है, निजी एक शैली थी या शैली है। साथ ही साथ देखेंगे कि ये जो गुलेर है, इसके एक अपनी निजी विशेषता थी कि इसकी एक अपनी अलग शैली भी थी। किसकी? गुलेर की। इसके प्रमुख केंद्रों में हम देखेंगे दोस्तों कि कांगड़ा के जो राजा, कांगड़ा राज्य के जो राजा हुए, जैसे आपके हमीर चंद हुए, हमीर चंद के साथ साथ आपके अभय चंद हुए, अभय चंद के साथ साथ घमंड चंद और संसार चंद, ये जो राजा हुए इस कांगड़ा नामक राज्य में, आप देखेंगे इन शैलियों पर इन राजाओं का, इनके विकास के क्रम में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी इस राज्य के राजाओं में आप देखेंगे अभय
चंद, अभय चंद के साथ साथ आप देखेंगे घमंड चंद, घमंड चंद के साथ साथ आप देखेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इस टॉपिक का एक राजा का नाम है, जिसका नाम है संसार चंद। क्या नाम है? संसार चंद। एक नाम मिलता है हमीर चंद, हमीर चंद। ये चार नाम आपको याद रखने हैं। किसके बारे में? इस कांगड़ा शैली के बारे में। ये चार नाम एकदम घोर के पी लिया, और यह हमें तो है ही एकदम ना भुलाए चाहिए। संसार चंद, क्योंकि इसी के समय में यह कांगड़ा शैली अपने चरम को प्राप्त कर लेती है। इस राजा का, राजा संसार चंद का कांगड़ा शैली के उत्कर्ष में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए यह नाम अपने आप ही महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। बकिया ही अमंडिया, घमंडिया का नाम है हमीर चंद और चाचा अभय चंद, इस सबको भी याद रख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। आइए हम बात कर लेते हैं घमंड चंद के बारे में, थोड़ा सा संसार चंद के बारे में बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम बात कर लेते हैं किसका? घमंड चंद्र का। किसका भाई? वर्तनी पे मत जाइएगा, वर्तनी पे मत जाइए, कहीं कहीं चंद लिखा है, किसी किसी पुस्तक में चंद्र लिखा है। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वो चीजें मैनेज करके आप चलिएगा। आप बहुत ही बेहतरीन बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग हैं। आप लोग की सफलता में हमारा थोड़ा सा योगदान हो सके, यही तो हम प्रभु से दिन रात कामना करते हैं। तो दोस्तों, घमंड चंद्र का समय अगर बात कर ले तो 1751 से लेकर 1775 ईस्वी तक इसका समय रहा। किसका? ये राजा घमंड चंद का किस शैली के क्षेत्र में, किस राज्य में? आपके कांगड़ा के राज्य में। दोस्तों, आप देखेंगे कि कांगड़ा शैली में इस घमंड चंद के किस शैली में? कांगड़ा शैली में इस घमंड चंद के 4 व्यक्ति चित्र मिले हैं। यही लाइनिया याद रहेगा, बकिया के बारे में और कुछ अड़ने पढ़ने की जरूरत ना है हमारे साहब लोग। 4 व्यक्ति चित्र इसी के मिले हैं, और किसके समय में? राजा घमंड चंद के समय में। आप देखेंगे कि टीना सुजानपुर नामक जो नगर है, अभी हमने इसके ऊपर देखा था, टीना जो इस शैली के प्रमुख केंद्रों में आता है, टीना सुजानपुर। तो टीना या टीरा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये टीना उस पर मत जाइएगा, टीरा। तो टीरा और सुजानपुर नामक नगर आप देखेंगे कि दोस्तों, इसके बारे में केवल 2 लाइन आपको याद रखना है घमंड चंद के बारे में, कि इसके 4 व्यक्ति चित्र मिले हैं। साथ ही साथ टीरा और सुजानपुर नगर की स्थापना भी इसी शासक ने किया है। ई बतिया एकदम घोर के पिया, अखिया स्कैन के आप लोग ध्यान दें। चला, घमंड चंद इनके बारे में इतने जन रहा है, इससे ज्यादा इनके बारे में जाने के जरूरत ना हो। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संसार चंद के बारे में। किसके बारे में? राजा संसार चंद। दोस्तों, इसके टाइम पीरियड की अगर हम इसके काल की बात कर लें तो 1776 से लेकर 1823 ईस्वी तक इसका समय रहा। किसका? यही जो राजा संसार चंद है, यह भी याद रखिएगा। आप देखेंगे कि राजा संसार चंद की अगर हम बात कर लें तो कांगड़ा शैली में, दोस्तों, किस शैली में? कांगड़ा शैली में वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। अगर बात कर ले कांगड़ा शैली के वास्तविक संस्थापक, इन्हीं को माना जाता है, इन्हीं को श्रेय दिया जाता है। किसको? राजा संसार चंद को। हमने पहले ही बता दिया कि इस बिंदु में, यानी कांगड़ा शैली में,
इस शासक का जिसका नाम है राजा संसार चंद, जिसका टाइम पीरियड 1776 से 1823 तक जाता है, यानी 1786 से 1823 के मध्य इसका टाइम पीरियड रहा संसार चंद का। इस शैली में इसका बहुत बड़ा योगदान है और आपने देखा कि कांगड़ा शैली के कहीं ना कहीं वास्तविक संस्थापक के रूप में इन्हीं को याद किया जाता है, इन्हीं को जाना जाता है। ये बात भी आपको एकदम बढ़िया से टोंगम का ख्याल होगा। आप देखेंगे कि कांगड़ा शैली के वास्तविक संस्थापक राजा संसार चंद को माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। कहीं ना कहीं ये जो राजा संसार चंद था, यह बहुत बड़ा कला प्रेमी राजा था। क्या था? कला प्रेमी राजा था। कला प्रेमी के साथ साथ यह बड़ा कला मर्मज्ञ मर्मज्ञ आदमी था, शासक था। कौन? यह राजा संसार चंद। और जैसे कला प्रेमी था, संगीत मर्मज्ञ था, क्या था? क्या लिख दिए भाई? चलिए, संगीत मर्मज्ञ और बड़ा ही उदार न्याय प्रिय राजा था। क्या नाम था जिसका? राजा संसार चंद। राजा संसार चंद के बारे में ये दो लाइन एकदम बढ़िया से याद कैला कि कांगड़ा शैली के वास्तविक संस्थापक के रूप में यही के जाना जाता है। और कला, ये राजा जो है कला प्रेमी था, कला प्रेमी के साथ साथ संगीत मर्मज्ञ एवं कला प्रणेता राजा था। क्या था? कला प्रणेता। क्या लिख दिए भाई? कला प्रणेता जी। कौन था? यानी कला के बारे में आप देखेंगे कि कला प्रणेता अर्थात कहने का मतलब है कि ये लोगों में, अच्छा, इसकी एक बड़ी अच्छी विशेषता एक और थी। ये क्या काम करता था कि जो इसके यहाँ चित्रकार हुआ करते थे, उन चित्रकारों में आप देखेंगे कि बड़े ही निष्पक्ष तरीके से उनका परीक्षण निरीक्षण करता था और उनको प्रोत्साहित भी करने का काम करता था। ये राजा संसार चंद, जो इसके यहाँ दरबारी चित्रकार थे दोस्तों। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसके समय में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं, क्या क्या प्रमुख चित्र है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। बस आगे ही बढ़ेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। ये जो राजा संसार चंद है दोस्तों, ये अपने दरबार में रहने वाले, अपने क्षेत्र में रहने वाले चित्रकारों को प्रोत्साहन देने का काम करता था, प्रोत्साहित करता था। अच्छा, प्रोत्साहित करे के साथ साथ एकदम निष्पक्ष तरीके से, बताया ना, न्यायप्रिय उदारशील राजा था ये। एकदम निष्पक्ष तरीके से क्या करता था? उनका जांच करता था चित्रों का, क्योंकि कला प्रेमी और एक अच्छा चित्रकार भी था यह। कौन? राजा संसार चंद। और निष्पक्ष उनका निरीक्षण परीक्षण करता था। कौन? ये जो राजा संसार चंद है। ये बात याद रखिएगा भैया। और इसके विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये चीज हम पहले ही जान चुके हैं कि कांगड़ा शैली के विकास में राजा संसार चंद का बड़ा ही महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो दोस्तों देखेंगे कि एक नाम मिलता है मोहिनुद्दीन भाई का। किसका? मोहिनुद्दीन भाई। क्या नाम मिलता है? मोहिनुद्दीन। एक भाई हैं, एक बहुत ही, आप जानिएगा कि मोहिनुद्दीन भाई एक है तारिख ए पंजाब। क्या है? तारीख थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा इस पेज को, थोड़ा सा नीचे आइए भाई। बस 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 भाई साहब बस। तारीख ए पंजाब, इसके रचयिता यह हैं मोहिनुद्दीन भाई। तारीख ए पंजाब कहीं सामने पड़ जाए भाई परीक्षा वगैरह में, अगर तारीख ए पंजाब पड़ जाए तो मोहिनुद्दीन के याद कर लिया, और मोहिनुद्दीन भाई का नाम आ जाए तारीख ए पंजाब के नाम याद कर लिया। या आप देखेंगे कि मोहिनुद्दीन भाई ने तारीख ए पंजाब में लिखा है, ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि संसार चंद के गुड़ी व पारखी होने के कारण, मैंने बताया ना बहुत अच्छा इसका, क्योंकि सारी चीजें इसमें खूबियां थी। तो ये मोहिनुद्दीन भाई उसकी प्रशंसा में लिखते हैं, अपनी एक कृति है जिसका नाम है तारीख ए पंजाब। इस तारीख ए पंजाब में मोहिनुद्दीन भाई लिखते हैं कि यह जो राजा संसार चंद है दोस्तों, ये जो राजा संसार चंद है, संसार चंद के गुड़ी व पारखी होने के कारण लोग इन्हें हातिम
वह उदारता के कारण रुस्तम कहकर संबोधित किया करते थे। किसको? इसी राजा संसार चंद को। आप देखेंगे कि एक अंग्रेज यात्री था जिसका नाम मूर क्राफ्ट है। मूर क्राफ्ट एक यह अंग्रेज यात्री था। यह भी उस समय भारत में था, उसी क्षेत्र में था जिस क्षेत्र में राजा संसार चंद, कांगड़ा वाले क्षेत्र में। आप देखेंगे कि 1800 कहीं ना कहीं 1820 की बात है, 1820 ईस्वी की बात है। तो 1820 ईस्वी में एक अंग्रेज यात्री आता है जिसका नाम मूर क्राफ्ट है। यह दोस्तों जो मूर क्राफ्ट है, यह आलमपुर गांव में एक ग्राम है, एक गांव है आलमपुर। वहीं आलमपुर नामक ग्राम यहीं पर मिलता है। दोस्तों किससे मिलता है? इसी राजा संसार चंद से मिलता है। और संसार चंद को चित्रकारी का बड़ा शौक था। ऐसा किसने बताया? ऐसा कौन लिखता है? यही मूर्खरातवा लिखता है कि जो राजा संसार चंद है, जिससे इसकी मुलाकात आलमपुर नामक गांव में हुई थी, वहां से मिलने के बाद एक चीज पाया। क्या पाया? कि इसने लिख दिया। क्या लिख दिया? क्या कहा? कहा कि ये जो राजा संसार चंद है, यह बहुत बड़ा कला प्रेमी राजा है, यह चित्रकारी का बड़ा शौक रखता था। बाद में कांगड़ा को रणजीत सिंह ने प्राप्त कर लिया। और रणजीत सिंह के प्राप्त करने के बाद ये जो आपके राजा संसार चंद हैं, ये नादौर से टीरा होते हुए सीजानपुर, आलमपुर चले जाते हैं और वही चित्र शैली को विकसित करने का काम करते हैं आपके राजा संसार चंद। दोस्तों आप देखेंगे कि संसार चंद की मृत्यु के बाद जो यह शैली है कांगड़ा नामक, इसका कहीं ना कहीं पतन शुरू हो जाता है। एक प्रकार से कह लीजिए कि पतन हो जाता है। जब राजा संसार चंद इस दुनिया को अलविदा बोल देते हैं, ठीक उन्हीं के साथ यह कांगड़ा शैली भी दोस्तों अलविदा बोलते हुए अपने पतन की ओर बढ़ने लगती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। इसी का एक पुत्र था जिसका नाम अनिरुद्ध सिंह है। अनिरुद्ध सिंह की दो पुत्रियां थी। अनिरुद्ध सिंह की दो पुत्रियां थी, दो बिटिया थी। दोनों बिटिया बियाह रहन गढ़वाल में, और गढ़वाल में बियाह रहन तहनाते भैया राजा बिटिया रहे, प्रिंसेस रहे, राजकुमारी रहे। उनके साथ कांगड़ा से कुछ चित्रकार भी गढ़वाल में चले गए थे, आ गए थे। ये सारी चीजें थोड़ा सा आप लोग जानते रहिएगा। हम बात कर लेते हैं इस कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों की। किसकी? प्रमुख चित्रकारों की हम बात कर लेते हैं। तो प्रमुख चित्रकारों में दोस्तों हम देख लें क्या, कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकार। दोस्तों किस शैली के? हमारे मार साहब लोग कांगड़ा शैली के। क्या देखना है? प्रमुख चित्रकार देखना है। इसमें कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए, बस यही जानते रहिए। कुछ 4 6 8 नाम है, ज्यादा से ज्यादा 6 नाम याद रखिए। कि एक खुलासा का नाम याद, खुसाला का नाम याद कर लीजिए। क्या? खुसाला। कहीं ना कहीं मानकू इसमें भी मिल जाते हैं। किस शैली में? मालकू गुलेर शैली के चित्रकार थे, लेकिन उनका जो है प्रभाव यहाँ पर भी दिखाई देता है। मानकू के साथ साथ आप पदनू हैं, सजनू हैं। कौन है? पदनू हैं, सजनू हैं, आपके पुरखू हैं। पुरखू को याद रखिएगा। पुरखू और जो है आपके सजनू महोदय, ये बड़े अच्छे चित्रकार थे। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें गुलाब राम है, हजारी है, लक्ष्मण दास है। कौन है? गुलाब राम है, हजारी हैं, आपके लक्ष्मण दास हैं। ये सारे के सारे किस शैली के चित्रकार हैं दोस्तों? कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। इसी में आप लोग किशनलाल, बसिया, दोखू, नंदू, पुरखू। किसको? किशनलाल, दोखू, हत्तू, इनको भी जानते रहिए। ये सारे के सारे जो चित्रकार हैं, कौन कौन आपके, जैसे ये मानकू हो गए, खुसाला हो गए, पदनू हो गए, सजनू हो गए, नंदू हो गए, दोखू हो गए, नंदू के साथ दोखू हो गए, पुरखू हो गए, फत्तू हो गए, किशन लाल हो गए,
बसिया हो गए, कौन हो गए आपके क्या नाम लिया अभी भाई, फत्तू के साथ साथ दो, हाँ, फत्तू तो लिखा है बस। ये इतने चित्रकार आप लोग याद रखिए भाई, ये आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये जो प्रमुख चित्रकार हैं इस कांगड़ा शैली के, इनको आपको किसी ना किसी तरह याद ही रखना है। आप लोग इनको याद रखिए भैया, गुलाब राम हजारी बसिया, ये सब ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा। गुलाब राम है, हजारी है, बसिया नहीं लिखे, चलिए बसिया भी लिख देते हैं। नंदू नहीं लिखे, नंदू भी, नंदू को नहीं लिखे, नंदू को भी लिख देते हैं। तो ये जो नाम है इनको याद रखिएगा, मन कहा फोटो तो खींचा जा, मतलब स्क्रीनशॉट ले सकता था। हम बात करेंगे इसके चित्रण विषय के बारे में अब आगे। आगे देखिएगा इस कांगड़ा शैली के चित्रों का प्रमुख रूप से विषय क्या रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। चित्रण विषय कि कौन सी शैली के दोस्तों, इस कांगड़ा शैली के, ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा शैली के चित्रण विषय के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या प्रमुख इसके विषय रहे हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस कांगड़ा चित्र शैली के प्रमुख विषयों में बड़े ही नाम, बड़े महत्वपूर्ण नाम है। जैसे आपका हो गया रामायण हो गया, रामायण के साथ साथ महाभारत हो गया, गीत गोविंद हो गया, बिहारी सतसई हो गया, बिहारी सतसई के साथ केशव की रसिक प्रिया, नल दमयंती, दुर्गा सप्तशती, ये सारे के सारे इसके प्रमुख विषय रहे। कौन, जैसे आपका रामायण हो गया, रामायण के साथ महाभारत हो गया, महाभारत के साथ नल दमयंती हो गया, दुर्गा दुर्गा सप्तशती हो गया, दुर्गा सप्तशती के साथ साथ केशव की रसिक प्रिया हो गया, क्या हो गया, रसिक प्रिया हो गया, नल दमयंती हो गया, महाभारत हो गया, आपका भागवत पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, क्या क्या, भागवत पुराण, आपका शिव पुराण। यानी ये जो कांगड़ा शैली के जो प्रमुख विषय हैं दोस्तों, किस विषयों पर चित्रकारी की गई कांगड़ा शैली में, उसमें रामायण है, महाभारत है, नल दमयंती है, बिहारी सतसई है, आपका दुर्गा सप्तशती है, केशव जी की रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया के साथ साथ भागवत पुराण है, शिव पुराण है। ये जो बिहारी की सतसई भी है, इसमें बिहारी की सतसई, इस पर भी चित्रकारी करने का काम किया गया है। आप देखेंगे दोस्तों कि इस शैली में जो चित्र बने हैं उनका प्रमुख विषय क्या रहा है, तो उनका प्रमुख विषय यही आपके सामने हमने रख दिया है बड़े बेहतरीन तरीके से। दोस्तों आप बात को समझिएगा, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं बारहमासा, नायिका भेद, रागमाला, आखेट के चित्र, बारहमासा, राग रागनियों के चित्र, आखेट के चित्र, पशु पक्षी के चित्र, व्यक्ति चित्र, ये भी विषय रहे हैं किनके, इसी कांगड़ा शैली के। लेकिन अगर महत्वपूर्ण विषय की बात कर ली जाए कांगड़ा शैली के चित्रों की, तो ये आपके सामने है। इसके साथ साथ अन्य विषय में आप रख सकते हैं कि बारहमासा है, रागमाला है, राग रागनी है, नायिका भेद है, पशु पक्षियों का चित्रण है, व्यक्तियों का चित्रण है, साथ ही साथ आखेट का भी चित्रण किया गया है इस शैली में। किस शैली में, आपके कांगड़ा शैली में। दोस्तों ये तो हो गए प्रमुख विषय जो हमने देखा कि इस विषय पर इस कांगड़ा नामक शैली की चित्रकारी की गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखे होंगे कि हम लोगों ने एक जब मारवाड़ शैली पढ़ रहे थे राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत, उसमें जोधपुर शैली में नारी को यानी स्त्री को हुक्का पीते हुए दिखाया गया था, चित्रित किया गया था। ऐसे ही ठीक प्रकार इस कांगड़ा नामक शैली में राजा संसार चंद्र को हुक्का पीते हुए दिखाया गया है। ये दोनों बतिया एकदम टोंगा से गठिया तो हर एक काम की चीज हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख चित्रों की। किसके, जो कांगड़ा शैली है, इस कांगड़ा शैली के कुछ प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं जो परीक्षा में आपसे अक्सर पूछा जाता है। प्रमुख प्रमुख चित्र किस शैली के भैया लोग, मार साहब लोग, कांगड़ा शैली के।
आप बड़े ही प्यारे प्यारे चित्र बने हैं, एक बार सुनेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। आप देखेंगे कि एक बड़ा प्यारा चित्र है, प्रेमी युगल, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए। बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही अच्छा चित्र इस शैली का पाया गया है। क्या नाम है? प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए। आप देखेंगे कि राधा के पैरों में महावर लगाते हुए कृष्णा, एक बड़ा ही प्यारा चित्र यह भी है। क्या है? राधा के पैरों में महावर, अरे वह महावर माने अलता ना हो, रंगना यार, लाल लाल रंगना होना लगाते हैं, वह महावर वही बोल जाता है। महावर लगाते हुए श्री कृष्ण, राधा मैया के पैरों में महावर लगाते हुए प्रभु श्री कृष्ण को भी चित्रित किया गया है। बहुत ही बेहतरीन नमूना है, बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है। यह जो चित्र, यह जो दृश्य पाया गया है दोस्तों, यह आपके कांगड़ा शैली में पाया गया है, जो कि वर्तमान के हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये बतिया तमाम गठियाले जब भाई लोग, बड़े काम की चीज हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और इसमें कुछ, इसमें आप देखेंगे कि जो सिखों के गुरु थे, सिखों के कुल 10 गुरु थे, और 10 गुरुओं को भी चित्रित किया गया है किस शैली में? इसी लिख ही देते हैं, सिखों के 10 गुरुओं को भी चित्रित किया गया है इस कांगड़ा नामक शैली में। किसका? सिखों के 10 गुरुओं का भी चित्रण किया गया है दोस्तों, यह बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ आप देखेंगे, हमने बताया ना कि संसार चंद हुक्का पीते हुए, जैसे इसके पहले नारी को हुक्का पीते हुए, स्त्री को हुक्का पीते हुए हम लोग मारवाड़ शैली में देखे थे, जोधपुर जो उसकी शैली थी। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हुक्का पीते हुए संसार चंद्र को भी हुक्का पीते हुए चित्रित किया गया है। इसकी प्रमुख चित्र, जो इसके इस शैली के जो प्रमुख चित्र है, उसमें से यह भी एक प्रमुख चित्र है दोस्तों। साथ ही साथ देखेंगे कि प्रेम वार्तालाप कर रहे हैं, राग रागिनी के हैं, बसंती के हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महान जो सिकंदर महान था, सिकंदर महान का दृश्य या चित्र किस शैली में बना था? सिकंदर महान का चित्र दोस्तों, तो इसी कांगड़ा शैली में सिकंदर महान के साथ साथ आप देखेंगे कि जो अर्जुन है, अर्जुन को वीरतापूर्ण स्थितिजनक में, मतलब वीरतापूर्ण चित्रित किया गया है। यही किस शैली में मेरे भैया लोग, मार साहब लोग? यही कांगड़ा शैली में। और साथ ही साथ कृष्ण और गोपियों को भी चित्रित किया गया है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिकंदर का भी, सिकंदर की मुखाकृति बनाई गई है, प्रेम वार्तालाप चित्रित किया गया है। सिकंदर महान का व्यक्ति चित्र आपने देख ही लिया। राधा की चोटी गुथते हुए श्री कृष्ण, ये बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा चित्र। इसमें एक और याद आ रहा है, ये ऐड कर लीजिएगा। राधा की चोटी गुथते भगवान श्री कृष्ण, यह भी बड़ा अच्छा नमूना है, बहुत ही अच्छा आपका चित्र है, दृश्य है। किस शैली में बना है दोस्तों? आपके कांगड़ा शैली में बना है। ये महत्वपूर्ण चित्र है। जिसमें एक और चित्र है, जैसे पंजाब की लोक कथाएं जो है उस पर आधारित, हीरा राझा की, किसका? हीर और राझा की। साथ ही साथ सोनी माहिवाल की।
इस पर भी चित्रकारी की गई है, इस पर भी चित्र बने हैं। किस शैली में? यही आपके कांगड़ा शैली में। आप देखेंगे तो इसमें जो सबसे प्रभावशाली अंकन हुआ है इस शैली के चित्रण में, जो सबसे प्रभावशाली अंकन हुआ है वह नारियों का, स्त्रियों का सबसे प्रभावशाली अंकन दोस्तों हुआ है। अच्छा, आप देखेंगे कि जो नारियों का प्रभावशाली अंकन इस शैली में हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि नारी आकृतियों का जो चित्रण हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य रस की निष्पत्ति ही है और कुछ ना। नारियों को इतनी सुंदरता से, इतनी कोमलता से चित्रित किया गया है, उसका मूल उद्देश्य ही रस निष्पत्ति मान लिया गया है दोस्तों इस कांगड़ा नामक शैली के अंतर्गत। ये बात को एकदम टोंगा पे गठिया ले जाया भाई। अच्छा, इसमें जो रेखाएं बनी हैं, जो नारियों का चित्रण हुआ है, उसमें जो रेखाएं बनी बड़ी कोमलता लिए हुए बनी, बड़ी सरल व कोमल बनी है और प्रत्येक रेखाओं का अपना कोई ना कोई एक अर्थ छिपा हुआ है। इतनी बेहतरीन, इतनी लाजवाब तरीके से नारियों का चित्रण किया गया है इस शैली में। अगर हम रंग योजना की बात कर लें तो आप देखेंगे कि द्वितीयक रंग, द्वितीयक के साथ साथ आपका तृतीयक रंगों का बड़ा संतुलित प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें स्वर्ण और रजत यानी सोने और चांदी के रंगों का भी प्रतिमान देखने को मिलता है इस कांगड़ा नामक शैली में दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, साथ ही साथ आप देखेंगे इसमें जो आपका द्वितीयक और तृतीयक रंग भर दिया गया है, उसके साथ साथ स्वर्ण और रजत रंगों को मिलाने के बाद जो प्रतिमान निखर कर सामने आता है, जैसे उषा काल में जो इंद्रधनुषी हो दिखाई देती है जिस रंग में, ठीक उसी रंग में इनको भी बनाए जाने का काम किया गया है। किस शैली के अंतर्गत? इसी आपके कांगड़ा शैली के अंतर्गत। दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें जो हाशिए बनाए गए हैं, कांगड़ा शैली के अंतर्गत जो हाशिए बने हैं, उन हाशियों पे आलेखन भी हुआ है और कहीं कहीं आलेखन नहीं हुआ है, मतलब सादे ही रह गए। यह दोनों प्रकार के हाशिए बनाए गए जो कि मुगल शैली का प्रभाव माना जाता है इस कांगड़ा नामक शैली पर। हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, हम बात कर लेते हैं कि इस कांगड़ा शैली के प्रमुख कुछ विशेषताओं के बारे में। किसके बारे में? कुछ विशेषताओं के बारे में ध्यान दीजिएगा। कांगड़ा शैली की अगर प्रमुख विशेषता के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं वे एक प्रकार से दृश्य प्रधान और रोमांटिक चित्र बनाए गए हैं। किसमें? इसी आपके कांगड़ा शैली में। इसमें दृश्य प्रधान चित्र के साथ साथ रोमांटिक चित्र का चित्रण किया गया है। किस शैली में? इसकी यह विशेषता ही है आपके कांगड़ा शैली की। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें जो नायिका भेद के 8 अवस्थाओं को भी दर्शाया गया है, यह भी एक इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता है कांगड़ा शैली की, कि नायक और नायिका भेद की 8 अवस्थाओं को चित्रित किया गया है। उन 8 अवस्थाओं का यदि आप नाम जानना चाहें तो एक बार सुन सकते हैं। जिसे आपका है स्वाधीन है, स्वाधीन पतिका है, उत्का है, उत्का के साथ साथ आपका बाकस सज्जा है, खंडिता है, अभिसंहिता है, अभिसंहिता के साथ साथ आपका प्रेषित पतिका है, विप्रलब्धा है, अभिसारिका है। ये जो 8 अवस्थाएं नायक नायिकाओं के चित्रित किए गए हैं, यह आपके इसी शैली में चित्रित किए गए हैं, कांगड़ा शैली में। इसलिए भैया बड़े महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसको गिना जाता है। इसको, यही जो नायक नायिका के 8 भेद, भाई 8 भेदवा को आपको नहीं जानना है, बस इतने जानते रहिए, वो बहुत अलग चीज हो गई। जो 8 भेद उनके बताए गए हैं वो आपको नहीं पढ़ना है, बस हमने नाम ले लिया आपके सामने, थोड़ा सा आप जानते रहे, क्योंकि इतना ही सब बहुत ज्यादा पर्याप्त हो गया कि जो नायक नायिकाओं के कितने भेद बताए गए हैं, कितने भेद चित्रित किए गए हैं कांगड़ा शैली में, तो कुल 8 भेदों पर चित्रकारी की गई है। किसमें? इस आपके कांगड़ा शैली में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक चीज इसमें देखेंगे कि ज्यादातर जो है भूरे व सियालकोटी कागज पर जो चित्र बने हैं, उसमें आप देखेंगे कि पर्दे अलंकृत हैं, फर्शों को कालीन की तरह से चित्रित किया गया है। ये बड़ी अच्छी चित्रकारी की गई है इसमें आपके कांगड़ा शैली में। इसमें मुगल चित्रों की तरह क्षितिज रेखा के नीचे और जो बनी है, जिसमें आप देखेंगे कि जो रेखाएं क्षितिज
क्षितिज रूप में नीचे बनी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं बरसात की बौछार को कहीं कहीं सीधी व टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित की गई है, चित्रित की गई है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हमने इसके पहली क्लास में पढ़ा था चित्रकला की, जो पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे हैं, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम हमने बताया था कि बार बार मिलेगा, MS रंधावा महोदय का। किसका? MS रंधावा महोदय का नाम आपको याद रखना भैया, बड़े महत्वपूर्ण नाम है इस चित्रशैली के अंतर्गत। इन्होंने कांगड़ा शैली की प्रशंसा करते हुए लिखा कि कांगड़ा जो है, कांगड़ा नामक शैली है, जो चित्रकला है, तो वह रंगमय और संगीत से ज्यादा कुछ है वह नहीं। इसकी प्रशंसा में यही MS रंधावा लिखते हैं। एक बड़े अच्छे नाम हम मिलता है लॉरेंस का, जिसका नाम है लॉरेंस विलियम। लॉरेंस विलियम क्या लिखते हैं? ये लॉरेंस विलियम, ध्यान दीजिएगा, लॉरेंस विलियम। लॉरेंस विलियम दोस्तों इस पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत जब इसका परीक्षण निरीक्षण करते हैं और इस विशेषतर कांगड़ा शैली में, तो उन्होंने लिखा, बिना लिखे रह नहीं पाए लॉरेंस विलियम। इन्होंने लिखते हैं कि ये जो पंजाब है, पंजाब तथा यूनान के सर्वोच्च चित्रों के साथ इन्होंने इसकी तुलना कर डाली। किसके साथ साथ? यूनान के साथ साथ पंजाब के जो चित्र बने थे, उस यूनान और पंजाब के चित्रों के साथ लॉरेंस विलियम ने कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना कर डाली, उसकी प्रशंसा में, इतना बेहतरीन था। अच्छा, अब जब सब कहे, अच्छा एक चीज इसमें और याद रखिएगा कि जो क्या नाम है, ब्रिटेन के बैलेट कविता है, बैलेट नामक कविता है, उस कविता का जो चित्रकारी किया गया उसको भी इससे तुलना कर देते हैं लॉरेंस विलियम, यह बात याद रखिएगा। अच्छा, सब बोले तो बोले, अब कहा है AK स्वामी चुप रहा है, आनंद कुमार स्वामी भाई, अब ये तो बोली है जरूर। तो आनंद कुमार स्वामी क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं कि जो चीनी चित्रकला में लैंडस्केप चित्रों का जो महत्व प्राप्त है, वही कांगड़ा के प्रेम में एक अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। ऐसा कौन कह दिया, ऐसा कौन लिख दिया? यही आपके आनंद कुमार स्वामी ने। आपने देखा कि संसार चंद द्वारा एक नर्मदेश्वर मंदिर भी बनाया गया था, राजा संसार चंद के द्वारा नर्मदेश्वर मंदिर पर प्राप्त भित्ति चित्रण जो है, इसका एक बड़ा अच्छा साक्ष्य मिलता है। ये बात को याद रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हम गुलेर शैली को यही विराम देते हैं आज की कक्षा में। अच्छा, गुलेर शैली यही समाप्त होती है। अगली शैली पे हम कल बसोली शैली पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।